अगर कोई नया बच्चा शुरू करता है तो उसके लिए ये स्ट्रेटजी रहती है कि आप किसी एस्पिरेंट के लिए अकेडमी ज्वाइन करना चाहिए। क्यों आपने एमपीपीएससी चूज़ किया? अगर आज कोई व्यक्ति 75 डेज के अंदर मेंस क्रैक करना चाहता है तो क्या स्ट्रैटेजी उसको बनाना चाहिए? मैं बताऊंगा। तो मेंस के लिए कौन सी बुक्स एंड रिसोर्सेज आपने यूज़ किए? मेंस के लिए आप ये नहीं कर सकते कि आप भाई की शादी कर लो, उसमें कहीं ट्रिप भी प्लान कर लो, उसमें आप एंजॉय कर सकते हो, आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। जब इंटरव्यू हॉल के अंदर आप गए क्या सवाल पूछे गए? क्वेश्चन हुए कि आपने किस एकेडमी से पहले प्रिपरेशन किया है वो बता दीजिए। कितने घंटे से स्टडी करते थे आप? जब मैं ग्रेजुएशन पहुंचा तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी 2015 में। फिर पिताजी की तबीयत खराब हो गई अचानक से। नवंबर में मेरा जन्मदिन रहता है, तो जन्मदिन पे मैंने उन्हें बुलाया। थोड़ी सी तबीयत उनकी खराब हो रही थी, थकान महसूस हो रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कुछ। उनकी भी तबीयत बिगड़ती चली गई और फरवरी में उनकी भी डेथ हो गई, 7 फरवरी को। हेलो दोस्तों, तो दिवाली में बचे हैं बहुत ही कम दिन, लेकिन पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला के ऑफर शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप कर रहे हैं एमपीपीएससी की तैयारी तो पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला के दिवाली ऑफर्स में सारे कोर्सेज पे आपको मिल सकती है 80% तक की छूट, जिसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ। अब दिवाली के इस बम्पर डिस्काउंट के साथ अगर आप एडिशनल ऑफ भी चाहते हैं ना, तो यूज कीजिए हमारा कूपन कोड SBA500 और पाइए 500 रुपए एक्स्ट्रा ऑफ। तो पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला के सारे कोर्स की डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी दिखेगी। डिस्क्रिप्शन में हमने आपको इन कोर्स को बाय करने की लिंक भी दिया है। यूज कीजिए हमारा कूपन कोड SBA500 ताकि आपको मिल पाए 500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, इंडियन एस्पिरेंट शो के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में बहुत सारी यूनिक बातें होने वाली है और ये एपिसोड एमपीपीएससी सीरीज का एक और खास एपिसोड होने वाला है। तो मेक श्योर इस एपिसोड को आप एंड तक जरूर देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर नए हो चैनल पे तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही फन, एंटरटेनिंग और यूनिक एपिसोड ये होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी 2020 के रैंक 5 प्रियांक मिश्रा भाई से। प्रियांक भाई से हम बात करेंगे इनकी एमपीपीएससी जर्नी, इनकी लाइफ जर्नी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और बहुत ज़्यादा यूनिक है, जो आप सभी की लाइफ में वैल्यू एडिशन करेगी। तो मेक श्योर इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा। प्रियांक भाई, स्वागत है आपका इंडियन एस्पिरेंट शो पे। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। प्रियांक भाई, मैं आपसे कहानी से शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने करीब 100 से ऊपर टॉपर्स के साथ अपने मिले हैं, एमपीपीएससी यूपीएससी बोथ। आपकी कहानी सबसे ज़्यादा यूनिक है। मैं चाहता हूँ पहले ऑडियंस को आप थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दो अपना, आपकी कहानी क्या है, कैसे बचपन बीता और कैसे आप पीएससी की फाइनल सिलेक्शन तक आए हो, वो पूरी कहानी आप बता दो। कहानी का मैं आपको बताता हूँ। मतलब हम लोगों का जो फैमिली थी वो बहादुरपुर एक गांव है, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट बेस्ड है। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी जब मम्मी पापा के हम लोग 5 बच्चे थे। ठीक है। तो पिताजी मेरे जो थे वो इलेक्ट्रिशियन थे, टीवी रेडियो सुधारने का काम करते थे। तो आय बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, कम थी। मतलब उसका कारण ये था कि पहले लाइट नहीं रहती थी गांव में, तो लोगों के पास टीवी रेडियो भी कम रहते थे। ठीक है। कुछ घरों में रहते थे तो काम भी कम आ पाता था। उसके बाद पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं थे। हालांकि पिताजी मेरे 11th मतलब हायर सेकेंडरी पास थे और मम्मी मेरी 5th पास थी। तो उसके बाद उन्होंने जब शुरू किया, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी, वो नहीं पढ़ पाते थे कि उनके बच्चे पढ़ें। तो उन्होंने उनकी लड़कियों को पिताजी की जेब से पैसे बचा बचा के 5-5 रुपये 10-10 रुपये चुपचाप से निकाल के फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और बहुत स्ट्रगल में मेरी मतलब बहनें पढ़ी हैं। और उसके बाद उन्होंने उस स्ट्रगल को देखा, तो उन्होंने भी मतलब 10th क्लास के बाद से, ठीक है, मेरी सिस्टर ने संभाल लिया था। ऐसा कि वो ट्यूशन देने लगे थे, वो हेल्प करने लगे थे फैमिली की। ओके। सेम जो छोटी वाली सिस्टर है उनके साथ भी यही था, तो उन दोनों ने संभाल लिया था। तो फाइनेंशियली ये था कि सब लोगों का मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो जो मतलब मैंने आपको स्टोरी बताई प्रेमचंद के पर्दा के चौधरी साहब जैसी स्थिति थी कि मतलब हमारी जो सोशल वैल्यूज़ थी, मतलब सोशल कंडीशन अच्छी थी, सामाजिक स्थिति, पर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। तो मुझे इसलिए गुरुकुल में डाला गया था, क्योंकि वहाँ से ये था कि एक बच्चे का खर्च कम होगा, ऊपर से अगर मैं पंडिताई सीख लूँगा, पूजा पाठ करना सीख लूँगा, तो कुछ इनकम भी होने लगेगी, तो मैं अपना खर्चा निकाल लूँगा। तो मैंने ऐसे करके वहाँ गुरुकुल में जाकर के जब पढ़ाई किया, तो 1 साल में फिर मैं वहाँ से भाग के आ गया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो घर से निकलने के बाद थोड़ा सा बुरा लगता है। ठीक है। तो वो चीज़ थी, मैं छोटा था, समझ उतनी ज़्यादा नहीं थी, और जो वहाँ पे पढ़ाते थे 1 साल में, वो मैंने 6 महीने में पढ़ लिया था। तो मैं फिर वहाँ से आ गया था। उसके बाद फिर मैं भोपाल आया। भोपाल में एक कात्यायनी शक्तिपीठ करके गुरुकुल था, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की। वहाँ पे हम लोगों के मतलब गौशाला थी, तो हम लोगों ने काम भी खूब किया। और समाज से जो दान मिलता था उससे वो चलती थी संस्था। तो कभी कभी ये ऐसा होता था कि दान मिल जाता था, अच्छा, तो मैनेज हो जाती थी चीज़ें, कई बार नहीं भी होती थी। तो मतलब
गुरुकुल का जीवन बहुत कठिनाई भरा होता है, मतलब अगर आपको कभी मौका मिले तो आप उन लोगों से बात भी कीजिए तो आपको और मज़ा आएगा। तो हम लोग जैसे जाते थे तो गौशाला का काम, मैंने गायों की खूब सेवा की, मतलब सानी वगैरह बनाना, ये सब मेरा काम रहता था। और फिर रात में हम लोग, मैंने बताया कि मार्केट जाते थे, ठीक है। जो सब्जी मार्केट लगते थे, तो रात में वो 10-11 बजे तक उठ जाता था सारा सामान। तो फिर हम लोग जाते थे ट्रॉली लेकर के आश्रम से, तो 4-5 लोग जाते थे, ड्यूटी लगती थी। तो फिर जितना भी जो बचा हुआ मटेरियल रहता था, सब्जी का अवशेष, वो पूरा भर के ला देते गौशाला में गायों के लिए। तो रात रात भर हमने वो काम किया है खूब। तो पर मज़ा ये नहीं आ रहा था, पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने एक दूसरे गुरुकुल भोपाल में, लालघाटी है, वहाँ स्विच किया। ठीक है। वहाँ से फिर मैंने 10th किया और 11th किया, 2 क्लास की। फिर इसके बाद मैं कॉलेज में आ गया, मतलब हमारा जो कॉलेज था वो +2 एसोसिएटेड था। ओके। तो वहाँ पे मैं आ गया। उसके बाद कॉलेज में आने के बाद ये था कि यहाँ एक अच्छा कॉलेज था, पढ़ाई मेरी हो नहीं पा रही थी। तो मेरा ये बहुत मन था, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि संघर्ष चलता रहता है जीवन, पर पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। करेक्ट। तो फिर जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे घर से कोई नहीं आया था एडमिशन कराने। मैंने उनको बोला, मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो उन लोगों ने भी एग्री किया कि ठीक है। दीदी वगैरह ने, पिताजी तो बोले कि नहीं वहीं रहो, कुछ दिनों में पूजा पाठ अच्छा जम जाएगा तो बढ़िया चलने लगेगा। उन्होंने मुझे 2-4 जगह भेजा पूजा करने। तो उसके बाद फिर लेकिन मैं छोड़ के आ गया घर पे मैंने तब बताया नहीं, फिर बाद में मैंने बताया तो वो लोग भी एग्री कर गए। ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ कि मतलब +2 करने के बाद फिर मैं पूजा पाठ करने लगा, मतलब ग्रेजुएशन में जब मैं आया। तो तब मुझे ऐसा था कि ग्रेजुएशन के बाद पीएससी होती है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मतलब पता ये था कि ग्रेजुएशन उसकी लिमिट रहती है मिनिमम। हाँ। तो फिर ग्रेजुएशन में आते टाइम 2017 का मेरा ग्रेजुएशन है पूरा, मतलब मेरा हुआ। तो 2017 में मैंने पहली बार पीएससी दिया था। और उस टाइम तक मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि, मतलब ये भी नहीं पता था कि पीएससी की पोस्ट क्या रहती हैं, डिपार्टमेंट क्या रहते हैं, सिलेबस क्या रहता है, कुछ भी नहीं था। बस ये था कि मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने का जो शौक़ था, वो सोशल अवेयरनेस, लोगों से बातचीत करके चर्चा परिचर्चा में जितना ज्ञान हो जाता है प्राप्त, ओके। तो उसके आधार पर मैंने अपना पहला प्रीलिम्स दिया था 2017 में। तो 5 क्वेश्चन जो मैं बताया कि वो एमआर भरने में ऊपर नीचे हो गया था, तो एक क्वेश्चन से मेरा रह गया था। फिर 17 में मैं आगे के स्टडी के लिए, चूँकि मेरा टारगेट ये था कि मुझे यूपीएससी करना है, ठीक है। तो पैसे का इशू था। तो मेरा ये प्लान था कि जब मैं जाऊँगा तो नेट और जेआरएफ दोनों निकाल लूँगा। तो नेट से क्या रहता है कि आपको पात्रता आ जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की कॉलेज में, एकेडमिक्स में आप अपना, मतलब ये रहता। और जेआरएफ में आप फेलोशिप भी मिल जाती है। तो आप फाइनेंशियली जो इश्यूज़ रहते हैं आपके, मतलब कोचिंग की फ़ीस हो गई, वहाँ रहने का खर्चा हो गया, वो आप मैनेज कर सकते हो। तो मेरा ये प्लान था। लेकिन हुआ ये कि जब मैं वहाँ पे जाके एंगेज हुआ मास्टर्स में, तो उनका खुद का ही टारगेट इतना ज़्यादा था कि वो मैनेज नहीं हुई चीज़ें। फिर वापस से कोविड लगा, तो मैं मतलब 19 का प्री फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ा उसके लिए। जब 19 में मेरा मतलब मास्टर्स हो गया था जुलाई में, तो 19 के प्री के लिए फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। 1-1.5 महीने मैंने पढ़ा होगा, अच्छा जोर, मतलब काफ़ी जोर से पढ़ाई की मैंने उस टाइम पे। तो 19 का प्री मेरा क्लियर हुआ, लेकिन ये आया था रिजल्ट लगभग 1 साल बाद। तो मुझे ऐसा लगता था कि होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें थी। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि मतलब जब मैं ग्रेजुएशन पहुंचा तो मतलब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी 2015 में। मतलब वो ऐसा था कि लाइफ का टफ टाइम था, क्योंकि मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मम्मी को बहुत दुख होता था कि मतलब मुझे अच्छी कंडीशंस नहीं मिल पाई हैं उस चीज़ के लिए। तो अब थोड़ा ये कॉलेज ऐसा था कि हाँ काम वगैरह नहीं करना पड़ता था, क्लासेस वगैरह लगती थी रेगुलर। तो वो थोड़े उस चीज़ को लेकर निश्चिंत थे, लेकिन उन्हें मतलब चिंता ये रहती थी कि करेंगे क्या भविष्य। और फिर उनको कैंसर हो गया था, लंग कैंसर। तो मतलब मेरी ये कोशिश थी कि मतलब कैसे भी करके मैं उन्हें बचा पाऊँ, मतलब उसके लिए कोशिश भी मैंने की बहुत ज़्यादा। मतलब सारे डॉक्टर्स जितने भी भोपाल में हो सकते हैं, क्योंकि मैं रह रहा था भोपाल में, तो भोपाल लेके आए, उन्हें दिखाया सारी चीज़ें कि मतलब मुंबई के डॉक्टर से भी मैंने बात की, दिल्ली के डॉक्टर से भी बात की। उतनी समझ नहीं थी उस टाइम, 17-18 साल मेरी उम्र हो गई। ओके। लेकिन ये था कि क्या कर सकते हैं, तो ज़माने से जुड़ना भी सीखा मैंने। बहुत सारी चीज़ें लोग कैसे मतलब बातें दे देते हैं और फिर काम भी नहीं आते हैं, वो चीज़ें भी सीखी थोड़ा सा। तो ये, लेकिन ये रहा कि 2 महीने बहुत मेहनत करने के बाद भी, मतलब जितना हम कर सकते थे हमारे स्तर पर, उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन भी मतलब ना के बराबर थी। तो वो भी बहुत मतलब मैनेजिंग उसकी बहुत मुश्किल रही। लेकिन ये था कि फिर अप्रैल में उनकी तबीयत ख़राब हुई थी जोर से, और जुलाई में मतलब डेथ हो गई थी मेरी मम्मी की। तो फिर पिताजी बस थे। तो फिर मैं दिल्ली चला गया, और दिल्ली में मैं यूपीएससी तो फिर मेरा छूट गया। फिर पीएससी में मैंने 19 का दिया, ठीक है। 19 का रिज़ल्ट आया जो उसका प्री का, तो मेंस के लिए फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया।
ठीक है। फिर सेल्फ किया, फिर मैं विदिशा गया, हम लोगों का ग्रुप बना, 5-6 लोग ऐसे मिल गए जो सारे लोग मेंस दे रहे थे। ठीक है। तो फिर मैंने 70-75 दिन में मतलब मेंस की तैयारी शुरू की। तो 19 का प्री का रिजल्ट आने के बाद मतलब फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मेंस की तैयारी भी करना है। तो उस दिन तक मुझे सिलेबस का कोई आइडिया नहीं था। ठीक है। फिर 19 का मेंस मतलब सिलेबस किया, फिर मैंने जैसे तैसे करके जितनी भी शक्ति होती थी सारी झोंक दी। और 80 दिन मतलब मोबाइल टोटली बंद, ठीक है। सिर्फ घर पे बात करना है और पूरा मतलब फोकस हो गए, बुक बेस्ड मटेरियल सारा सब कुछ ऑनलाइन छोड़ दिया था। तो 19 का मेंस निकल गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि 20 का प्री दिया, 20 का प्री भी निकल गया। फिर 20 का पढ़ना स्टार्ट किया, फिर सिलेबस का आइडिया लग गया था कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। लेकिन फिर एक टफ फेज़ ये आया कि फिर पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई अचानक से। 2020 का मतलब ये हुआ कि अक्टूबर में, नवंबर में मेरा जन्मदिन रहता है। तो जन्मदिन पे मैंने उन्हें बुलाया, थोड़ी सी तबीयत उनकी ख़राब हो रही थी, थकान महसूस हो रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कुछ। वो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीते थे, आयुर्वेदिक पूरा फॉलो करते थे, कोई समस्या नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मतलब लेकिन ये हो कि उनकी भी तबीयत बिगड़ती चली गई और फरवरी में उनकी भी डेथ हो गई, 7 फरवरी को। तो मतलब मेरे लिए सबसे बुरी चीज़ ये रही कि 5 फरवरी को मेरा रिज़ल्ट आया था 2020 मेंस का। तो इंटरव्यू कॉल हुआ था, 19 में भी हुआ था। तो 19 का मैंने उन्हें बता दिया था, पर मैं ये चाहता था किसी को पता ना चले। मतलब मैं ये चाहता था कि सिलेक्शन होगा तो पता चल ही जाएगा सबको। हाँ। थोड़ी टेंडेंसी वैसी है मेरा नेचर कि मतलब चीज़ें आप अपना काम करते रहो, जब चीज़ें होंगी तो लोगों को पता ऑलरेडी चल जाएगा। तो आप सेलेक्ट अगर होगे, लिस्ट में नाम रहेगा तो दुनिया को पता चलेगा, और नहीं रहेगा तो आप बताओ। जैसे आजकल माँ बाप कहते हैं बच्चा यहाँ तैयारी कर रहा है, वहाँ कर रहा है, क्या ही मतलब है उससे। सही बात है। मतलब सफल आदमी कोई पूछती है दुनिया, वैसे भी असफलता अनाथ होती है कहते हैं। तो सेम चीज़ थी। तो मतलब मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा कि इंटरव्यू फेयर हुए नहीं उस टाइम पे। तो जबकि सब लोगों में बात पिताजी की जितनी भी रिश्तेदारों में हुई होगी, तो मतलब ये हो गया कि उसका तो PSC निकल गया। अब के फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं है, रिश्तेदारों में ये बात फैल गई। तो मुझे ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि यार जब तक नहीं हुआ है फाइनल तो मज़ा नहीं आता है। तो फिर मैंने 2020 का उनको मैंने कहा रहने देते हैं, अभी थोड़ा रोकते हैं, मतलब इनसे बात कर लेंगे पहले कि किसी को ना बोलें, उसके बाद बताएंगे। तो मेरे लिए सबसे सैड पार्ट ये था कि मतलब 5 तारीख को रिज़ल्ट आया, मेरा हो गया, मैंने उन्हें बताया नहीं। और 7 तारीख को मतलब नेक्स्ट डे फादर की डेथ। तो मतलब मुझे इस चीज़ का दुख है कि मतलब मैं उन्हें बता देता तो खुश होते वो बहुत ज़्यादा। पर मतलब मेरे कंसर्न दूसरे थे, इसलिए नहीं बताया मैंने कि मतलब सबको वही बोल देंगे अभी, पर हुआ नहीं हुआ, बाद में नहीं हुआ तो फिर बोलेंगे सबकी इनका तो हो गया था, नहीं हो पाया। फिर 20 का इंटरव्यू दिया, 21 का मेंस दिया। उसके बाद इंटरव्यू में 20 में हो गया था मेरा कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर में। उसके बाद ये है कि कॉन्फिडेंस आ गया, बूस्ट हो गया कॉन्फिडेंस। और चूँकि 1 साल हो गया था 20 के मेंस के बाद, तो मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं थी फिर। ठीक है। तो लगा रहा, तो 1 या 2 बार सिलेबस भी रिवाइज हो गया था। तो फिर जो वेटेज था मतलब बढ़ाने का, मैथ पे भी काम किया, थोड़ा सा इंग्लिश पे भी काम किया, साइंस पे काम किया। ठीक है। तो 50 नंबर का मार्जिन जो मतलब पोस्ट मिली है मुझे उसकी वजह से, वो मैंने 20 के कंपैरिजन में 21 में में आ गया। और 21 में आ गया। 21 का इंटरव्यू दिया, इस बीच 22 का प्री हुआ, 23 का प्री हुआ, सारे प्री तो होते गए थे, इनके मेंस भी दिए। मतलब 22 का फिर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ख़राब हो गया था, क्योंकि 21 के बाद पहले उन्होंने 21 का जुलाई में था प्री लास्ट ईयर, और अक्टूबर में था। तो 2 महीना बहुत इनसफिशिएंट टाइम होता है मेंस के लिए। फिर उन्होंने अक्टूबर से दिसंबर शिफ्ट किया। हाँ। इधर मेरा PhD का फाइनल ईयर भी चल रहा था, तो मुझे PhD पे भी फोकस करना था। तो बीच बीच में वो सारी चीज़ें भी मैनेज करना था, देखना था। ठीक है। फिर उन्होंने चुनाव की वजह से, चुनाव आ गए थे तो फिर उसको जनवरी में शिफ्ट किया। ठीक है। तो 22 का मेरा थोड़ा सा अपने मन मुताबिक नहीं हुआ। तो 21 तक मैंने आपको बताया मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया था। ठीक है। 22 में मैंने PhD भी मैनेज किया, ये भी मैनेज किया। तो 22 मेरा उतना अच्छा हुआ नहीं, मतलब ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है, हालांकि 21 के नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट आया तो इंटरव्यू कॉल हुआ है 22 में भी। उसके बाद फिर 23 का भी ऐसा है कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे लिया है उन्होंने, मार्च में ले लिया था। तो मुझे लगता है कि उसमें भी उतना अच्छा, मतलब क्योंकि रिवीजन मांगती है ये पेपर्स, तो ये जर्नी थी कि 23 का भी मेंस दिया है। 24 का प्री अगर नहीं होता तो फिर देते लेकिन ईश्वर ने दिया। हाँ, वंडरफुल, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। आई फील कि ऑडियंस को इससे वैल्यूएडिशन होगी। प्रियंक भाई, अब बात करते हैं आपकी थोड़ी MPPSC की जर्नी के बारे में। तो कब, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्यों आपने MPPSC चूज़ किया? कुछ तो रीज़न ऐसा होगा कि जिस जहाँ से आपने सोचा होगा यार इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो पहले सबसे पहले उससे शुरुआत करते हैं। हमारे समाज में जो सिविल सर्विसेज को लेके धारणाएं बनी हुई हैं, ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि एक वो कारण रहा। और MPPSC मेरा वैसा मोटिव था नहीं कभी। UPSC के लिए मैंने सोचा था,
और मतलब घर में भी सब लोगों का ये बोलना था कि अपने को बस कलेक्टर बनना है। जानकारी किसी को कुछ नहीं थी। कलेक्टर हाँ, कलेक्टर बनना ये चीज़ थी, तो मेरी तो लाइन ही पूरी अलग हो गई थी। तो फिर जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन के टाइम में मैं आया तो मुझे समझ आई चीज़ें थोड़ी सी कि मतलब वापस से रिकंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं पंडिताई वगैरह प्रॉपर कर रहा था उस टाइम पे। हाँ, तो उस चीज़ से फिर वापस इस लाइन में आने के लिए, चूँकि कॉलेज में हम लोग आ गए थे, तो ये एक ऑप्शन था कि ग्रेजुएशन करके और आप MPPSC का भी एक ऑप्शन रहता है कि आप अपने स्टेट सर्विसेज के लिए कर सकते हो अप्लाई। 2017 में जब मैंने पहला एग्ज़ाम दिया था तो मेरे मतलब उसके पीछे कोई ऐसा मोटिव नहीं था देने का। और चूँकि मेरी सिस्टर्स वगैरह ने भी दिया था एग्ज़ाम 2011-12 के टाइम पे, तो उस टाइम उन लोगों के अच्छे नंबर आ जाते थे। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया था। पर जितना एक गांव पे रह करके तैयारी करता है व्यक्ति, या मतलब किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीचर शिक्षक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर अच्छे नंबर आ जा रहा है तो थोड़ा बहुत अपन किसी और एग्ज़ाम में भी कर देते हैं स्कोर। तो मतलब दीदियों का हमेशा से यही था कि जब हमारे तैयार हैं तो तू तो करेगा, तेरा तो हो ही जाएगा। उन लोगों की ये टेंडेंसी थी, पता नहीं मतलब मेरे घर वालों को मुझ पर हमेशा से भरोसा रहा, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में थोड़ा कम दिमाग है उन लोगों से। मतलब उन लोगों की कठिनाई ज़्यादा है, संघर्ष ज़्यादा रहे, एक्सपोजर उतना ज़्यादा नहीं मिला। हालांकि मैंने एक्सपोजर अपना बनाया, मुझे मिला नहीं। ठीक है, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं गुरुकुल में गया था 6वीं कक्षा में, तो मेरे बाबा मेरे साथ गए थे। ठीक है, 9वीं में जब गया तो मेरे पिताजी मेरे साथ गए। उसके बाद लास्ट मतलब 2 बार ही मेरे पेरेंट्स गए हैं। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में कभी कोई कहीं नहीं गया। ओके, मतलब जब मैं कॉलेज आया तो मैं एडमिशन कराने के लिए अकेला आया, हाँ, मेरे साथ कोई पेरेंट्स नहीं थे। तो मैंने अपना रास्ता वहाँ खुद बनाया, फॉर्म कैसे भरा जाता है मैंने खुद सीखा कि एडमिशन फॉर्म कैसे भरा जाता है, कॉलेज की पूरी प्रक्रिया क्या है। सेम मेरा ग्रेजुएशन हुआ, जब मैंने JNU का एंट्रेंस दिया तब भी से अकेला गया, JNU में एडमिशन हुआ तब भी अकेला गया। ठीक है, मतलब मेरे साथ जीवन में कभी, इवन मैं बता रहा हूँ कि जब मैं 2019 का इंटरव्यू देने गया था पहली बार, तो भी मैं अकेले ही गया था इंटरव्यू देने भी। अच्छा, मतलब एक वो जो मोमेंट रहता है कि पेरेंट्स को लेके जाते हैं, सबको दोस्तों को लेके, हाँ, करवाते हैं। फोटो क्लिक करवाते हैं। 2019 में मैंने फ़ोटोज़ बहुत मतलब 2020 का हुआ था पहले इंटरव्यू। हाँ, तो 2020 में मैं किसी के साथ मतलब फैमिली में अकेले गया था इंटरव्यू, और मुझे लग रहा था कि हो जाएगा। तो उस टाइम पे तो फ़ोटोज़ क्लिक कराए थे, 2019 में पर ज़्यादा क्लिक कराए थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा गया है तो होना है। और 2019 में हुआ नहीं, तो फिर वो डिस्क्लोज़ भी नहीं हो पाया फ़ोटो, क्योंकि मतलब सोशल मीडिया से मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं यूज़ करता हूँ पर बहुत ज़्यादा हैंडी नहीं हूँ, इन द सेंस कि मतलब प्रचार प्रसार और इस तंत्र में मेरी बहुत ज़्यादा श्रद्धा नहीं है। ठीक है, आपका है मतलब बिजनेस आपका है तो आपको तो करना ही है, आपका काम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बात कह दो और फिर वापस आ जाओ। प्रिपरेशन में भी एक फेज़ ऐसा आता है कि मतलब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, जैसे अब मैं इस जगह पहुंच गया हूं तो मुझसे भी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कैसे करें मैनेज, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल का लिमिटेड उपयोग करना एक बहुत मतलब वो पॉइंट हो जाता है वैसे। ओके, तो ये था कि मतलब मैंने चीज़ों को अपने तरीके से मैनेज किया है कि आपका स्ट्रगल करने कोई और नहीं आएगा। मतलब जितनी आपको सुविधा मिलेगी उतना आप मक्कार होते जाएंगे। अगर हम बात करें फिल्म्स की, जब आपने पहला प्री दिया और उसके बाद ऐसे आपने आपकी कहानी में बताया कि मेंस के लिए आपको उसका सिलेबस भी नहीं पता है, एंड अगेन उसके बाद भी आपने मेंस के लिए मेहनत करके उसको क्रैक किया। हाँ, पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स के लिए कितने टाइम पढ़ के आपने वो क्रैक किया और क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की है? मैंने ऐसी स्ट्रेटजी के नाम पे तो कुछ नहीं था, ठीक है, बस ये था कि मुझे देश दुनिया और अपने आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें मतलब पढ़ने का शौक़ था, जानने का शौक़ था। ठीक है, तो एक सोशल अवेयरनेस जैसे कहेंगे वो मेरा हमेशा से शौक़ था। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। ओके, मतलब जब से मुझे न्यूज़पेपर अवेलेबल होना शुरू हुआ, जैसे मैं भोपाल आ गया था तो हमारे गुरुकुल में पेपर आता था, तो किसी बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा पेपर में इंटरेस्ट रहता था। आप सारे काम करो, पेपर मुझे दे दो। हाँ, और पेपर में मतलब लगभग हर खबर पढ़ लेता था। ओके, मतलब आप ये समझ लो कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, मुझे नहीं पता था। सेंसेक्स ऊपर गया, निफ्टी ने आज तेजी मारी, मार्केट में उछाल आ गया, ये सब चीज़ें भी मैं पढ़ लेता था। ठीक है, इवन कई बार तो मैं विज्ञापन पढ़ लेता था कि हमारे यहाँ इस चीज़ की आवश्यकता। तो पेपर पढ़ने का मुझे हमेशा से शौक रहा। और न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब मस्त हो जाता है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर कोई बच्चा मतलब जैसे आजकल भी माता पिता चाहते हैं कि बच्चे तैयारी करें, तो उनको न्यूज़पेपर की आदत नहीं होती है, और न्यूज़पेपर की आदत नहीं होती तो वो न्यूज़पेपर की आदत डेवलप करने में 1 साल उनका चला जाता है। करेक्ट है। तो मेरे साथ ये था कि देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और राजनीति में क्या हो रहा है। मतलब पॉलिटिक्स में मुझे इतना इंटरेस्ट था कि जब पहले चुनाव होते थे तो जैसे 230 विधानसभाएं, तो 150-55 तो मुझे कैंडिडेट्स याद रहते थे कि अगला यहाँ से जीता है। ओहो, 29 कैंडिडेट्स जो मतलब अपनी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना CM कौन सा है, PM कौन सा है, अटल बिहारी वाजपेयी कब थे, किसके टाइम क्या इंसिडेंट, सब मुझे मतलब
पेपर से पता चल गया था। तो पॉलिटी मेरी ऐसे कवर हो गई थी। हाँ हिस्ट्री पे मैंने काम किया, थोड़े टेस्ट वेस्ट लगा लिए थे, तो मतलब जो टेलीग्राम वगैरह पे और ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते थे उस टाइम तक, तो हिस्ट्री मैंने ऐसे मैनेज किया। और 19 का जो मैंने प्री दिया था, मतलब फर्स्ट मेरा सीरियस प्री जो मेरा था, थोड़ा सा पढ़ के दिया था, तो उसमें ये था कि 3 एक्ट लगे हुए थे उस टाइम पे, अगर आपको कोई पुराने कैंडिडेट से बात हुई हो तो वो 3 एक्ट मैंने पढ़ लिए थे। ठीक है, एक अरविंद दांगी सर हैं जो शायद ADPO हैं अभी, ओके उन्होंने मुझे वो पढ़ाए थे। तो उसकी एक्यूरेसी में मैं ऐसा था कि एक आध क्वेश्चन ही उसमें से गलत हुआ था, मतलब 30 में से 29 क्वेश्चन मैंने वहाँ कवर कर लिए। पॉलिटी कर लिया, कंप्यूटर थोड़ा सा देख लिया, मतलब टेस्ट के माध्यम से। करंट अफेयर्स मेरा पेपर से रेडी होगा, पॉलिटी मेरा पेपर से हो गया। तो ये मेरे मतलब 71 या 72 नंबर शायद कट ऑफ गया था, मेरा बाउंड्री पे ही हुआ था सिलेक्शन। ओके तो प्रीलिम्स की मेरी ये तब तक की स्ट्रेटजी थी। उसके बाद फिर 20 से थोड़ा सा चेंज आया कि जब मैंने 19 का पहला मेंस दे लिया, और 20 के लिए फिर मैं सीरियस लगा, क्योंकि 19 का मेंस देने तक भी मैं बहुत ज़्यादा सीरियस, मतलब इन द सेंस रिजल्ट आया तो मैंने अपनी पूरा एफर्ट डाला और मैंने मेंस दिया। लेकिन जब 2020 के लिए हमने पढ़ना शुरू किया तो हमारे पास 1 साल से ज़्यादा का टाइम आ गया था, कोविड आ गया था, राइट मतलब सेकेंड वेव आ गई थी कोविड की, तो तब एग्ज़ाम नहीं हुआ 1 साल, तो तब हमने सिलेबस कवर कर लिया। और जब फिर उसके बाद मुझे समझ आया कि प्रीलिम्स कैसे पढ़ना है। ओके तो प्रीलिम्स पढ़ने के लिए अगर कोई नया बच्चा शुरू करता है तो उसके लिए ये स्ट्रेटजी रहती है कि आप मेंस पढ़ो, और अगर आप मेंस कवर करते हो तो प्रीलिम्स में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इतना ब्रॉड है मेंस का सिलेबस कि बिना उसके प्रीलिम्स वैसे भी नहीं होगा। और अगर आप मेंस पूरा पढ़ लेते हो तो प्रीलिम्स आपको पढ़ने की सिर्फ करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक पार्ट है थोड़ा सा वो देखने की ज़रूरत है, नहीं तो प्रीलिम्स आपका डन है। तो 21, 20, 22 और 23 मेरा चारों बार निकला। मतलब फिर ये था कि मेंस हो गया था, उसके बाद तो प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी स्पेसिफिक आपको नहीं बनानी पड़ती है, अगर आप मेंस कवर कर लेते हो तो फिर हो जाता है प्रीलिम्स। जब हम मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में जब आपने पहला मेंस दिया 2019 वाला, हाँ। वो आपने करीब 75 दिन के आसपास 75 डेज के अंदर आपने वो कर दिया। उस स्टेज पे जहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि मेंस का सिलेबस क्या है, और उसके बावजूद भी 75 दिन के अंदर मेंस को क्रैक करना, आई एम 100% श्योर कि बहुत मेहनत हुई होगी। वो मेहनत कैसे की? अगर आज कोई व्यक्ति 75 डेज के अंदर मेंस क्रैक करना चाहता है तो क्या स्ट्रैटेजी उसको बनाना चाहिए? मैं बताऊंगा कि हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे सुन रहे हो, मतलब जिन तक भी ये शो पहुंचेगा, अगर वो सुन रहे हैं तो अच्छी बात है कि वो इस चीज़ को, मतलब अगर वो रिलेट कर पा रहा है तो ही इस चीज़ को फॉलो करें। करेक्ट। अगर आपकी कोई अपनी स्ट्रेटजी है जो आपके मेंटर हैं वो आपको बता रहे हैं, और मेंटर भी मतलब मुझे ऐसा लगता है एक लिमिट तक ही हेल्प कर पाते हैं, उसके बाद बंदे को खुद ही करना होता है। कोई भी कोचिंग हो या कोई भी व्यक्ति हो, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता जब तक बच्चा खुद मेहनत नहीं करेगा। करेक्ट। तो मेंस को मतलब हमारी जो स्ट्रेटजी रहती थी, चूँकि हम 5-6 लोग थे ग्रुप स्टडी करने वाले, तो हमारी स्टडी रहती थी कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक। और सिलेबस में मेरा जो पर्टिकुलर उस ग्रुप में मैं था, तो मैंने आपको बताया था कि मैं मतलब संस्कृत बैकग्राउंड होने की वजह से हिंदी में मुझे कोई इशू नहीं रहता था। हाँ। मतलब मुझे कभी विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि, समास, एक वचन, बहुवचन, हिंदी का अनुवाद इंग्लिश में, ये ऐसे पोर्शन रहते थे, कभी पढ़ने ही नहीं पड़ा। मतलब अब जो बच्चे हैं उनको स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हिंदी में इन्होंने मतलब सिलेबस इतना सरल कर दिया है कि वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो हिंदी वैसे हुआ। और फोर्थ पेपर चूँकि तुलसीदास, कबीरदास, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और अरबिंदो, ये हैं जो मतलब हमने पहले से पढ़ रखे थे इन द सेंस कि इन सब का विचार एक ही है, मतलब वो भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति चूँकि मतलब एक गुरुकुल में रहने के साथ मतलब मेरे अंदर वो चीज़ हो गई थी कि इनका मेन कंसर्न क्या है, मतलब उनके कहे गई बातों का मूल तत्व क्या है, वो चीज़ मुझे पता थी। ठीक है। अब ये था कि अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना, और चूँकि शब्दावली ऐसी थी कि पहले मतलब पेपर वगैरह पढ़ने से और फिर जो संस्कृत शब्दावली अच्छी होती चली गई। ठीक है। मतलब इंटरव्यू में एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि ऐसे आप अपनी विशेषता बताइए, तो मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए। फिर मैंने कहा कि सर मतलब आप इसे विशेषता मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पर ये मेरी एक विशेषता है कि मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। ओके। तो मतलब वो लोग मतलब थोड़ा सा आश्चर्य किया उन्होंने, मतलब और यहाँ क्या मतलब मजाक चल रहा है। मैंने कहा सर मैं पूर्ण रूप से हिंदी में बात कर सकता हूँ आपसे, आप कहेंगे हाँ, मतलब मैं प्रयास ये करूँगा कि एक भी शब्द अंग्रेजी भाषा का ना है। तो फिर वो थोड़े इम्प्रेस हुए मतलब उस चीज़ से कि हाँ ये सही बात है, क्योंकि आज कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं आ रहा है। जैसे मैंने कैंडिडेट बोला तो मैं उसे अभ्यर्थी बोलूँगा। करेक्ट। तो ऐसे करके फिर हिंदी का मतलब किया। मेरे लिए चैलेंजिंग जो सबसे था थर्ड पेपर, मतलब जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हेल्प कर जाता है क्योंकि उनका साइंस स्ट्रीम होता है, तो उस पर मैंने स्पेसिफिक टाइम दे करके मतलब टाइम बाउंड कर लिया कि हम सबसे ज़्यादा काम जो हमने किया है वो थर्ड पेपर भी किया है। ठीक है। और बाकी ग्रुप स्टडी में मेरा फर्स्ट पेपर का जो था यूनिट वाइज हम करते थे। ठीक है। और फिर यह है कि मैं टेस्ट लिखता नहीं था, मैं टेस्ट देख लेता था। ओके। मतलब किसी भी कोचिंग का टेस्ट आया, किसी ने दिया, मतलब हमारे साथ वाले लोग लगभग सभी लोग दे रहे थे मुझे छोड़ करके, तो मैं उनसे टेस्ट लेता था, कभी कभी उनकी कॉपीज़ देख लेता था, वरना मैं क्वेश्चंस देख लेता था।
कि क्या हो रहा है और मतलब क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, और मैं क्वेश्चन के फिर अपने दिमाग में फ्रेमिंग करता था। ओके। और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, लगभग 10-15 दिन पहले, मैं ऐसा करता था कि 2-3 दिन बैठ के मैं टाइमिंग ले लेता था ठीक है। कि मतलब 3 घंटे में मेरा पूरा आ रहा है, क्योंकि 2020 का सिलेबस होने के बाद ये बहुत चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि सिलेबस एकदम नया था नया था। और मतलब अच्छे अच्छे जितने पुराने खिलाड़ी थे वो सब आउट हो चुके थे, मतलब बहुत नए बच्चे सिलेक्ट हैं। हाँ। तो उस मतलब उन सब के साथ compete कर पाना, सिलेबस एक तो पूरा होना, मतलब मुझे लगता है कि मेंस में सबसे बड़ा काम जो करता है कि आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। अब जैसे 24 पहला है अभी जो हो रहा है, तो इसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। आप देखना सरल पेपर आएंगे और जिन बच्चों का सिलेबस पूरा होगा उनका सिलेक्शन होगा। तो सिलेबस पूरा करना, और सिलेबस को यदि आप पूरा कर लिया तो आप रिवाइज़ कर पाओ। और दूसरी चीज़ ये थी कि ऑनलाइन मेरी निर्भरता थोड़ी कम थी, मतलब मैं ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ता था। मेरा कॉलेज के टाइम से ये था, जैसे संस्कृत में जब मैंने नेट भी किया था तो ये था कि मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाता था, ठीक है। या ऑथेंटिसिटी नहीं रहती थी। जैसे अपन बता रहे हैं कि मतलब मटेरियल तो बहुत है मार्केट में, आज भी MPPSC के नाम पे बहुत सारा मटेरियल, हाँ। पर ऑथेंटिसिटी की बात आती है तो बहुत लिमिटेड हो जाता था। तो मेरी ये स्ट्रेटजी थी कि मतलब मैंने ये उस चीज़ को प्राथमिकता माना। मैंने सबसे पहले ये डिसाइड किया क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। मतलब लोग बाग ये कहते हैं क्या पढ़ना है, और जब हम क्या पढ़ना है, ये पढ़ लो वो पढ़ लो वो पढ़ लो, तो इतना मटेरियल हो जाता है कि पढ़ ही नहीं पाते। तो हम मतलब मेरी शुरू से डे 1 से ये मतलब प्रायोरिटी थी कि क्या नहीं पढ़ना है। तो मतलब मैं कोई भी चीज़ खोलता था, इस कोचिंग का ये मटेरियल है ये, तो मुझे 2-5 मिनट समझ आ जाता कि इसमें दम है कि नहीं है। नहीं है दम तो मैं हटा देता था। और कैसे डिसाइड करते थे कि क्या नहीं पढ़ना है? वो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा 20 में हुआ सिलेक्शन, 19 में हुआ, हमारे 7 वालों का नहीं हुआ, तो मतलब क्या अपन अलग लिख रहे हैं। जब मतलब अब वो कोई कॉपीज़ वगैरह मेरी देखेगा, अगर अब कॉपीज़ वैसे ज़्यादा तो मिलेंगी नहीं क्योंकि कहीं टेस्ट वगैरह दिए नहीं है, लेकिन ये रहता था कि, और मेरा ये रहता था कि एग्ज़ाम की जो प्रेशर हैंडलिंग है, मतलब मेंस की, मैंने बहुत सारे अपने ऐसे दोस्त देखे हैं और भी बहुत लोगों को देखा है, मतलब एग्ज़ाम में प्रेशर हैंडलिंग नहीं कर पाते हैं वो, खास करके टाइम मैनेजमेंट के साथ। हाँ। तो एक सफल होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप मतलब एक तो टाइम मैनेज करें और साथ में एग्ज़ाम प्रेशर हैंडलिंग करें। जैसे कि अगर आपका फर्स्ट पेपर बिगड़ गया है, मोस्टली बच्चों का बिगड़ जाता है क्योंकि वो पहला पेपर होता है, BP अप डाउन होता है, उसमें नए नए क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब मेरा ये रहता था कि आपने पहला पेपर दिया, बात ख़त्म मतलब ख़त्म, अब दूसरे पे जाना है। क्योंकि जिसने अगर पहला बिगड़ने के बाद कुछ दोस्तों का दूसरा बिगड़ा, दूसरे के चक्कर में तीसरा खराब हुआ, तो ऑल ओवर वो मतलब ये कि आपकी परफॉर्मेंस है उसमें गिरावट आ जाती है। एक पेपर का इम्पैक्ट दूसरे पेपर पे नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मतलब डे 1 में आप जितना कर सकते हो, मतलब ऐसा रहता था कि हम 1-8 महीने पहले से पीछे से शुरू कर देते थे, मतलब 6वें पेपर से शुरू कर देते थे। 6वां में देखता नहीं था, 5वां भी नहीं देखता था, कि 2 पेपर मैंने कभी नहीं देखे, सिर्फ पेपर में जाके ही देखे। ओके। 4th पेपर का सिलेबस, फिर 3rd का, फिर 2nd का, फिर एग्जाम से 3-4 दिन पहले फर्स्ट। पहला पेपर पूरा होने के बाद जब हम देखते थे कि 2nd पेपर आ रहा है, तो मतलब 2nd पेपर का जो सिलेबस है उसको 1 to 1 लाइन उठाते थे और उसके आसपास जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि पूरा सिलेबस आप रिवीजन नहीं कर सकते, मतलब 1 महीने में भी नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े सिलेबस हो गए हैं अब तो। हाँ। तो उसके आसपास के जितने मतलब मेन सिलेबस से हम कवर करते थे। हाँ, कीवर्ड्स लेकर के, जो सिलेबस में कीवर्ड्स दिए हुए हैं। सेम 3rd पेपर के साथ होता था। 3rd पेपर में बाकी भगवान का नाम 2 बार ज़्यादा लेके जाते थे है ना। और 21 में होपफुली मेरा मैथ भी अच्छा लगभग पूरा हो गया था मेरा मैथ, 1-8 क्वेश्चन 2-3 नंबर का छोड़ दिया जाए तो। ओके। तो एक मैथ है 3rd पेपर का जो मुझे लगता है कि वेटेज मतलब अंतर क्रिएट करता है, और एक हिंदी में अनुवाद का सेक्शन है, क्योंकि MP के बच्चों की मतलब अंग्रेजी थोड़ी समस्या खड़ी कर देती है, या जिनकी अंग्रेजी उनको हिंदी समस्या खड़ी कर देती है। तो 35-40 नंबर का वो आता है, तो 30 नंबर का गणित और 30-35 नंबर का अनुवाद, और हिंदी में 10-15 नंबर का वो। और मतलब ऐसे राइटिंग मेरी ऐसा है कि लिखने का टेम्परामेंट अच्छा है मेरा, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एग्ज़ाम परफॉर्मेंस किसी भी मतलब दिन से बेहतर होता है। हाँ। जबकि मतलब ये संस्कृत की वजह से हुआ है। मैं गीता में बहुत श्रद्धा रखता हूँ, समय समय पर पढ़ता भी रहता हूँ, ठीक है। और मेरी इंटरव्यू में हॉबी भी गीता ही थी। ठीक है। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला, मतलब सच में ही, मतलब आप चिल करके जाते हो चीज़ों को। अगर आप चिल करके जाते हो, जैसे कोई भी काम करने आप जा रहे हो, अगर आप मतलब डरते हुए जाओगे तो वो काम अच्छा नहीं होगा। तो ये मेरी मतलब मेंस की मेन स्ट्रेटजी ये थी। बाकी सिलेबस पूरा होना चाहिए, मतलब ये चीज़ मतलब वही है। और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिवाइज़ कर पाओ, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ना है, पढ़ना लिमिटेड ही है, मतलब क्या नहीं पढ़ना ये पहले डिसाइड करना है। मुझे जो चीज़ है, अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो ये समझ में आया कि एक आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से हेल्प मिला, जो गुरुकुल की वजह से। हाँ, गुरुकुल की वजह से मतलब पीछे के 3 पेपरों के बैकग्राउंड में मुझे कोई समस्या नहीं हुई है। एक आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, दूसरा आपने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कोशिश किया, और थर्ड आपने ये डिसाइड किया कि क्या नहीं पढ़ना है, ताकि जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज और जो ज़रूरी है वो आप पहले करें। हाँ,
नाइस स्ट्रैटेजी। अगर हम बात करें बुक्स एंड रिसोर्सेज की, तो मेंस के लिए कौन सी बुक्स एंड रिसोर्सेज आपने यूज़ किए? मेंस के लिए मैं बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक एमपी में नहीं है। मतलब जब हम यूपीएससी करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको ढेरों किताबें मिल जाएंगी जो मतलब स्टैंडर्ड बुक्स के रूप में प्रचलित हैं और अच्छा खासा मतलब वो उनसे पढ़ के हाँ। सफल भी हो रहा है अभ्यर्थी। पर एमपीपीएससी के केस में ऐसा नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा ये कह सकता है कि आप ये किताबें पढ़ लो और हो जाएगा। जो यूपीएससी की कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो तो आप ले ही सकते हैं। ठीक है। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, या ज्योग्राफी के लिए हालांकि हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे तो क्या जो हमारे सर थे तो उन्होंने भी जियोग्राफी में नेट किया हुआ था, तो उनके पास बहुत सारी रिसोर्सेज थी। जैसे वो माजिद खान है और अग्रहरी है, और जो मतलब नेट की स्टैंडर्ड बुक्स हैं ज्योग्राफी में, उससे उन्होंने उनका कंटेंट तैयार किया हुआ था, तो उन्होंने वो शेयर कर दिया था हमसे। तो उनके नोट्स जो थे ना वो बहुत मतलब ज्योग्राफी वाला पार्ट था उसके लिए हमारे लिए हैंडी हो गए थे। ओके। और ये थी मतलब मैंने नई चीज़ कोई नहीं पढ़ी, और कुछ कोचिंग्स के नोट भी अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं मतलब कहूँगा एस्पिरेंट्स को कि बहुत ज़्यादा मतलब कोचिंग पे निर्भरता वैसी नहीं होनी चाहिए। मतलब मेहनत आप करोगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई कोचिंग अगर ये दावा करे कि हम प्रोवाइड करा रहे हैं मटेरियल और उससे आपका हो जाएगा, तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली अब उनकी श्रद्धा है वो जो करना चाहें, लेकिन मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, मेरा ओरिजिनलिटी में हमेशा से विश्वास रहा है, तो जिन चीज़ों के कहीं नहीं मिलते थे, मतलब बुक्स में जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं सिलेबस में, उन चीज़ों को मतलब मैंने गूगल किया। जैसे यूएनओ है हमारा पार्ट, डीआरडीओ है, इसरो है, साइंस इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट गूगल किया, उनकी ओरिजिनल वेबसाइट पे विजिट किया, उनके लक्ष्य क्या हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं, उनके सेक्टर क्या है काम करने के, उनका बजट क्या है, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, वो सब मैंने अपने नोट्स खुद से बनाए। मतलब एक एक पेज, दो पेज में, जैसे इंस्टीट्यूशनल वाइज, और ऐसी मतलब किसी और पेपर में भी जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है, तो ओरिजिनल कंटेंट जो मतलब किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से है। जैसे कि आप हेल्थ सेक्टर का पढ़ रहे हो तो आप हेल्थ सेक्टर का WHO का डाटा पढ़ो, अपने स्वास्थ्य मंत्रालय का डाटा पढ़ो। आपको इकोनॉमी में जाना है तो आप बजट पढ़ो, बजट में किस सेक्शन का। मतलब मेरा ये है कि मैं ओरिजिनल, मतलब मेरा नोट्स पे ज़्यादा वो मतलब कोचिंग और इन सब चीज़ों पे मेरा वो नहीं है। ये कि ओरिजिनल आप उससे करो, और आप अगर उसको अच्छे से समझोगे, मतलब मेरा ये कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ता हूँ ना, मुझे बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर मैं एक बार पढ़ लिया तो उसके बाद मुझे 10 मिनट में पूरा हो जाता है। ओके। तो मतलब ये मेरी शुरू से रही है कि जैसे इकोनॉमिक सर्वे, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, आर्थिक सर्वेक्षण, वो मैंने पूरा पढ़ा। ठीक है। 200-250 पेज का रहता है, तो उसमें से लेकिन ये है कि मुझे एक दिन पूरा लगा, पर मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि इसमें से क्या अपने काम का है क्या नहीं है। तो 3-4 पेज में मैंने अपना रिटर्न समराइज़ किया, अब एग्ज़ाम तक वही चलना है। सेम चीज़ इकोनॉमी सेक्शन में ये हो गया, बजट और जैसे योजनाएं हैं, तो एमपी गवर्नमेंट का डैशबोर्ड है, मतलब ऑनलाइन डैशबोर्ड है, तो उस पर लगा हुआ है कि कौन कौन सी योजना किस किस चीज़ के लिए है। और साथ में करंट अफेयर्स, मतलब जैसे एमपी जनसंपर्क है एक, तो एमपी जनसंपर्क का एक पोर्टल है, तो वो बहुत बढ़िया पोर्टल है। मतलब मैं कहूँगा कि उसको फॉलो करना चाहिए रोज़। तो मतलब सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव था, लेकिन मैं इन्हीं चीज़ों में एक्टिव था कि मतलब डाउन टू अर्थ है, आउटलुक है, बीबीसी के जो आर्टिकल अपने काम के हो सकते हैं वो आर्टिकल्स, और इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, और जैसे कि फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, तो वो मैं मतलब शुरू से मेरा ये रहा है कि मैं ओरिजिनल सोर्स पे जाता हूँ। ठीक है। ओरिजिनल सोर्स से ये रहता है कि एक तो चीज़ की समझ बनती है, मतलब यहाँ बनती है वो समझ, और दूसरी चीज़ ये रटने पे मेरा ज़्यादा कभी फोकस नहीं रहा। मतलब मेरे दोस्त जितने भी थे सब ट्रिक बना के पढ़ते थे, हालांकि ट्रिक बहुत हेल्पफुल होती है। मतलब मेंस के एग्ज़ाम में अगर आपका दिमाग अच्छा नहीं है तो ट्रिक बहुत हेल्पफुल होती है, और मतलब मुझे लगता है बना लेनी चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं बनाता था, ठीक है, पर मैं कहूँगा कि बना लेना चाहिए, उससे चीज़ें बहुत जल्दी कवर होती हैं। खासकर जब एग्ज़ाम आ जाता है, एक दिन में आपको अगर कोई चीज़ रिवाइज़ करनी है ना, तो वो ट्रिक के माध्यम से हाँ हो जाती है। तो मेरा मेन रिसोर्स ओरिजिनलिटी थी। मतलब स्टैंडर्ड बुक में, मतलब 3 पेपर में तो मैंने बताया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैंने हिंदी किसी बुक से नहीं पढ़ी है क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं थी। ऐसे के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी क्योंकि कोई दिक्कत नहीं थी। और एथिक्स में भी मतलब ऑल ओवर चीज़ें थी, और मतलब एथिक्स में तो ये था कि क्वेश्चन भी 20 में भी 21 में भी शंकराचार्य से ही आए थे, तो मेरा डोमेन है, मतलब PhD कर रहा हूँ तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तो ये मतलब मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी रही मेरी मेंस की। देखें तो जिस फास्ट पेस से आपने किया है, और आपने ऐसा दिख रहा है कि आपने जो ट्रेडिशन बना हुआ है कि यार पॉलिटी हम लक्ष्मीकांत से ही पूरा पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी से ही पढ़ना है, इस तरह से जो पूरा एक ट्रेडिशन बना हुआ है बुक्स का, आपने उसको छोड़ के दूसरी चीज़ों पे किया है ना। आई फील हाँ, मतलब मैं आपको बताऊं, बुक्स मैंने बायजूस का एक कोर्स खरीदा था UPSC के लिए। अच्छा। उसकी किताबें आज भी खुली नहीं है, मतलब रखी हैं, और कुछ मैंने बांट बूट दी है। मतलब मेरा ये है कि मेरी टेंडेंसी मैं दूसरे की किताब से पढ़ता हूँ। मैं किसी दोस्त की किताब मांग के पढ़ूंगा ना तो मैं पूरा पढ़ लूँगा उसे। मतलब आज का आप मुझसे कहोगे आपके पास ऐसी कौन सी बुक्स है, आप मुझे दिखा दीजिए थोड़ा सा वो, मतलब कि
टॉपर्स नोट टाइप से, तो मेरे पास ऐसी कोई बुक नहीं है स्टैंडर्ड। ओके, बस मेरे नोट्स हैं जो कि खुद से बनाए हुए हैं और ओरिजिनल सोर्स से बनाए हुए हैं। क्या इसके लिए मेरे को लगता है अगर इतनी फास्ट पेस पे अगर आपको मेंस प्रिपेयर करना है, विच मीन्स कि आपको सिलेबस का एक एक शब्द बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सिलेबस। हाँ, मतलब ये मुझे लगता है कि ये बहुत सबसे प्राथमिक शर्त यही है सिलेक्शन की, कि आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए किसी भी कीमत पे। हालांकि अब एमपीपीसी ने बहुत बढ़ा दिया है और नए बच्चों के लिए ये लगभग 1 से 1.5 साल लेने वाला है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मतलब धैर्य बहुत मांगती है ये परीक्षा। मतलब यदि आप में धैर्य है तो ही आप इसमें आएँ, वरना प्लान भी तैयार करें। लेकिन अगर आप पीएससी कर रहे हैं तो प्लान भी ना रखें। मतलब जब तक आप पीएससी कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक टाइम तक सोच लें कि इस टाइम तक अपन को देना है। और ईमानदारी से मैं बताऊं, जो एस्पिरेंट होता है, मतलब जो ईमानदार एस्पिरेंट होता है ना, उसे पता होता है कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। राइट। मतलब मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये लगता है कि मेरा हुआ है, जिन लोगों का हुआ है, और कुछ लोगों का नहीं भी हो पाया इस लिस्ट में, उनका आगे होगा। लेकिन एक ईमानदार अभ्यर्थी जो होता है, एक ईमानदार एस्पिरेंट जो होता है, उसे बिल्कुल 100% डे 1 से पता होता है कि उसका हुआ कि नहीं होगा। राइट। तो यदि आप ईमानदार हैं तो आपका होगा, और अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा, चाहे आप वही है, फिर कितना काम टाइम आप लगा लो, एफर्ट लगा लो, क्योंकि बहुत कंसिस्टेंसी मांगती है ये परीक्षा। मतलब इतनी निरंतरता होनी चाहिए, इतनी निरंतरता होनी चाहिए कि आपका रूटीन ही वही बन जाना चाहिए। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आप भाई की शादी कर लो, दोस्त की शादी कर लो, बीच में कहीं ट्रिप भी प्लान कर लो, टपरी में हाँ, चाय पे बैठ जाओ, टपरी में चाय पे बैठ जाओ और मतलब दोस्तों के साथ गॉसिप कर लो। उसमें आप एंजॉय कर सकते हो वो लाइफ के 2-3 साल, इंदौर में रहना या भोपाल में रहना या दिल्ली में रहना। आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। हालांकि मैंने ये सब चीज़ों के साथ मैनेज किया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जब मैं पढ़ता था तब मैं पढ़ता ही था, सारी चीज़ें छोड़ देता था। इवन मतलब ये था कि मैंने मोबाइल का स्क्रीन टाइम सेट कर दिया था कि मैं दिन भर में 10 मिनट होगा मेरा स्क्रीन टाइम। अगर मैं कुछ मोबाइल पे पढ़ रहा हूँ उसके लेस देन, जैसे व्हाट्सएप पे आप क्या करते हैं, स्टेटस देखते हैं या मतलब चैटिंग करते हैं, तो मेरा फिक्स था कि 10 मिनट मैंने कर दिया था। और जब मैं उस पर आ गया, मैंने कहा कि इसको नहीं करना है, तो मैं इतना फोकस हो गया था कि मैं 10 मिनट भी यूज़ नहीं होता था मेरा, 1 मिनट 2 मिनट में काम हो जाता था। क्योंकि ऐसा, अगर आप एस्पिरेंट हैं, आप अगर कुछ और कर रहे हैं देन मतलब अलग बात है, लेकिन अगर आप एस्पिरेंट हैं और आपका कुछ और काम नहीं है तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप से पढ़ना है। तो 1-2 मिनट में मेरा काम हो जाता था। उसके बाद तो फिर मैंने खोलना भी बंद कर दिया था कुछ टाइम, तो सेम और दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ था। तो मतलब ये है कि इनका लिमिटेड यूज़ करना, और साथ में पढ़ाई के साथ मतलब बहुत आपको ये चीज़ ईमानदारी से मैं कहूँ तो मतलब कोई आपको बताएगा नहीं, आपको खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, तभी आपका होगा, वरना नहीं होगा। तो इंटरव्यू पे बात करते हैं। इंटरव्यू में आपका अनुभव कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जब इंटरव्यू हॉल के अंदर आप गए तो क्या सवाल पूछे गए और कैसे आपने उसको हैंडल किया? इंटरव्यू का भी बड़ा मतलब मज़ेदार किस्सा है कि मैं बचपन से ही मतलब बहुत शर्मीला था, मतलब ज़्यादा बात नहीं करता था किसी से, और अब मैं काफ़ी बोलने लगा हूँ। मतलब बातचीत करने में अब मुझे कोई झिझक नहीं होती है। ठीक है। तो इंटरव्यू का तो मतलब जब मैंने प्रिपरेशन शुरू भी नहीं की थी, जैसे मैंने बताया कि मुझे मेंस का सिलेबस भी नहीं पता था, ठीक है। तो मुझे मतलब ऐसा लगता था कि देखो प्री तो मेरा अवेयरनेस से हो जाएगा और इंटरव्यू तो मैं निकाल ही लूँगा। मतलब मेरी ये टेंडेंसी थी कि प्री तो मेरा इससे हो जाएगा, बस मुझे करना क्या है, मेहनत मेंस पे करना। लेकिन जब इंटरव्यू पहुँचे तो मतलब फिर थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार इस पर भी करना है। और फिर ये रहता कि आसपास जो माहौल रहता है कि भाई मौक दे रहे हैं सब लोग, अगर आप नहीं दोगे तो आप पिछड़ ना जाओ, तो इसलिए मतलब मैंने इंटरव्यू के लिए चीज़ें, और बाकी ये था कि जनरल अवेयरनेस मेरी वैसी शुरू से थी, चीज़ों को लेके विश्लेषणात्मक व्यू जो रहता है, एनालिटिकल व्यू, वो पहले से था। और मतलब मैं दिमाग में हमेशा फ्रेम करता रहता हूँ चीज़ें, अभी भी मैं फ्रेम करता रहता हूँ चीज़ें। तो मतलब एक व्यापक पर्सपेक्टिव बना, परिप्रेक्ष्य बना, तो इंटरव्यू के लिए वैसी कोई दिक्कत नहीं हुई। जब 2020 मेरा पहला इंटरव्यू था तो शर्मा सर का बोर्ड था, तो जब हम वहाँ पहुँचे तो सारी फॉर्मेलिटीज़ हुई। तो जब हम अंदर जा रहे थे तब थोड़ी सी ऐसा लगा कि यार मतलब मॉक दे लिए थे जब तक 3-4, लेकिन थोड़ा सा अलग लगा, क्योंकि अब ओरिजिनल होता है। लेकिन ये था कि काफ़ी अच्छा माहौल था। शर्मा सर मतलब बहुत पॉजिटिव थे, उन्होंने बोला कि आइए पानी पीजिए, आराम से बैठ लीजिए, कोई घबराहट तो नहीं हो रही है। मतलब उन्होंने 20-30 सेकंड में बढ़िया रिलैक्स कर दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है। मतलब तो फिर मुझे हुई भी नहीं, मतलब तब तक मैं रिलैक्स भी कर चुका था। फिर बोले बैठिए बात करते हैं, आप कंफर्टेबल हैं? उन्होंने पूछा आप कंफर्टेबल हैं? मैंने कहा हाँ सर कंफर्टेबल है। अच्छा कर सकते हैं शुरू, और पानी वानी पीना हो तो मैंने कहा नहीं सर कर सकते हैं। ओके। फिर वही क्वेश्चन हुए कि आप क्यों यहाँ आना चाह रहे हैं, मतलब वाई यू चूज़ दिस फील्ड। तो वही सब फिर मैंने मतलब मेरे जो आंसर्स थे मैंने उन्हें बताया कि मतलब एक तो ये चीज़ है कि इसकी जो योग्यता है वो है ग्रेजुएशन, तो मेरे पास ग्रेजुएशन है तो मैं आने के लिए हूँ योग्य हूँ। और दूसरी चीज़ ये थी कि इसलिए भी आना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोग कम हैं, और जब हम चाहते हैं कि प्रशासन में डाइवर्सिटी हो
एडमिनिस्ट्रेशन में आप कहते हैं कि विविधता होनी चाहिए, तो फिर विविधता का एक पक्ष ये है कि मेरा सब्जेक्ट भी विविधता को ही दर्शाता है। हाँ तो उसके बाद फिर जो बहुत बढ़िया माहौल था, मतलब इंटरव्यू में ऐसा था कि एक मेंबर जो थे वो नमकीन खा रहे थे, एक बढ़िया बिस्किट खा रहे थे, एक हल्के होने चले गए बीच में। ओके हाँ, तो बहुत चिल सा माहौल था। तो उस टाइम पे मतलब ये हो रहा था कि ओंकारेश्वर में जो शंकराचार्य जी की प्रतिमा बनी है उसका इनॉग्रेशन का वो चल रहा था पूरा सीन। शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे। ठीक है। तो फिर उन्होंने मतलब जब उसमें देखा तो कि आपका ग्रेजुएशन संस्कृत से है, इंडियन नॉलेज सिस्टम से है, तो उन्होंने क्या होती है भारतीय ज्ञान परंपरा, क्या क्या इसमें पढ़ाते हैं, आपने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है। फिर शंकराचार्य जी के ऊपर पूछा, फिर उन्होंने देखा कि दर्शन है, तो बोले अच्छा दर्शन है आपका, तो फिर वेदांत क्या होता है, आप इसको कैसे देखते हैं। अच्छा मैं एक आम आदमी हूँ, तो आप मुझे 2 मिनट में वेदांत समझाइए, कैसे समझाएंगे। फिर बोले कि वेदांत में भी इतने सारे मतलब सब डोमेन चलते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं कि ये कहते हैं कि हम ऐसा तिलक लगाते हैं, वो कहते हैं कि हम ऐसा लगाते हैं, कोई किसी को मानता है, आपस में लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हुए। फिर उस टाइम पे हेमा मालिनी आई हुई थी गुना में। ओके। तो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर है, तो एक कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें आए हुए थे वो। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या है वो कल्चरल प्रोग्राम, उसकी थीम क्या है। फिर पूछा हेमा मालिनी कौन है। फिर मैंने बताया कि पॉलिटिशियन भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं, डांसर भी हैं। तो फिर पॉलिटिशियन है तो किस पार्टी से हैं, वो कहाँ से पोस्ट होल्ड कर रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि पोस्ट होल्ड करने से फिर वो पार्लियामेंट पे चले गए। पार्लियामेंट क्या होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, ठीक है। उसकी प्रोसेस क्या होती है। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था एक क्वेश्चन कि पार्टीज़ जो होती हैं, नेशनल पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है किसी पार्टी। ठीक है। तो मैंने सारी कंडीशंस बता दी थी। और उसके बाद फिर जो सेकंड मेंबर थे उन्होंने भी मुझसे, उन्हें शायद क्लियर नहीं हुई थी वो चीज़ें, ठीक है। या हो सकता है मुझसे एक आध गलत निकल गया हो, वैसे मुझे नहीं लगता मैं सही बताया था। तो फिर उन्होंने कहा कि आप एक बार और बताइए, ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं हुई है। तो फिर मैंने बताया। फिर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि एक गिलास में मतलब पानी भरा है, वो प्योर है, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो मैंने बताया जितना मुझे पता था, चूँकि वो साइंस वाला बैकग्राउंड था। तो फिर मैंने कहा सर हाथ जोड़ देता हूँ। एक आध आंसर वाला थोड़ी बहुत धक्का मुक्की करने के बाद मुझे लगा कि छोड़ देते हैं, स्किप कर दो। हाँ स्किप कर देते हैं। फिर एक जो तीसरे मेंबर थे, 3 ही मेंबर थे उसमें, तो उन्होंने कबीरदास के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि कबीरदास और शंकराचार्य में मतलब दर्शन को आप कैसे रिलेट करते हैं। सर एक सिचुएशनल क्वेश्चन था कि आप अगर SDM हैं तो दंगा हो जाएगा तो आप क्या करोगे। मतलब ओके। चूँकि उस टाइम हरियाणा के नूह में दंगे हुए थे, ओके। तो उन्होंने कहा कि आप मतलब क्या सिचुएशन हैंडल करोगे, तो कैसे करोगे। ठीक है। तो उसका आंसर भी मैंने अच्छा बताया। मैंने कहा कि सर मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कि पहले तो अपन एरिया देखेंगे कैसा है क्या है, ठीक है। पूरा एनालिटिकल उसको बताया कि क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं उसको पहले से ही प्रिवेंट करने के। ओके। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और मतलब ठीक ठाक हुआ था। फिर 20 का इंटरव्यू जो मेरा पहला। अब अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम की कल्चर के बारे में, MPPSC कल्चर के बारे में, तो एक समय तक ये डिबेट्स होती थी और ये बातें होती थी कि यार अगर PSC की तैयारी करना है तो इंदौर जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस बार का जो रिज़ल्ट आया है MPPSC 2021 रिज़ल्ट, ये काइंड ऑफ थोड़ा शॉकिंग है सबके लिए, चाहे वो एकेडमीज़ हो, चाहे वो एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो हम खुद हो। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि भोपाल ने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिया है, चाहे वो रैंक 1 हो, रैंक 3 हो, रैंक 5 हो, रैंक 10 हो, रैंक 20 हो, ये अनएक्सपेक्टेड है। इंदौर से इस बार इतने सिलेक्शन नहीं हुए टॉप रैंक्स पे। व्हाट डू यू फील, इसका कारण आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर से जितने सिलेक्शन होने थे वो 19-20 में इंदौर अपना कोटा पूरा कर चुका था। एक तो ये कारण है, और दूसरा ये है कि भोपाल में मतलब वैसा कल्चर नहीं है कोचिंग्स का जैसा इंदौर में है कल्चर। तो जैसे कि मैं अपने केस से ही मतलब बताता हूँ कि जब मैंने शुरू किया था तो मैंने हेल्प ली, लेकिन उसके बाद मुझे समझ आ गया था, मतलब आई वॉज़ वेरी क्लियर कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है, वही चीज़ है। तो मतलब मुझे लगता है कि भोपाल के बच्चों में सिंसियरिटी ज़्यादा है इस चीज़ की को लेके, क्योंकि वैसा कल्चर नहीं है, वैसी रेगुलर क्लासेस भी नहीं होती हैं, तो बच्चे यहाँ खुद मेहनत करते हैं। और PSC अब वैसा उनकी टेंडेंसी होती जा रही है कि यदि आप खुद मेहनत करेंगे तो ही एग्ज़ाम निकलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भोपाल के बच्चे हैं उन्होंने मतलब अपने स्तर पे ज़्यादा मेहनत की होगी, क्योंकि कोचिंग से एसोसिएशन तो किसी मतलब स्टूडेंट का किसी ना किसी रूप में होता ही है। क्योंकि मॉक एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर कुछ नहीं भी किया तो मॉक देने तो जाते ही हो, तो हाँ, तो मतलब यूज़ तो अपना फ़ोटो का तो हो ही जाता है, लेकिन जो एग्ज़ाम निकलता है वो अपनी खुद की मेहनत से निकलता है। और इंदौर में हो सकता है, अब मुझे वहाँ के माहौल के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने खुद भी अपने मतलब पर्सनल लेवल पे ज़्यादा मेहनत की है। अंकिता को मैं जानता हूँ, अंकिता ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है जो रैंक 1 है।
मतलब उन्होंने इतना काम किया है अपने ऊपर कि मतलब जितना हो सकता है उतना पूरा एफर्ट डाला है, और अगर जितना हो सकता है उतना आप एफर्ट डालो तो आपको निश्चित रूप से सफलता एग्जाम मिलती है। हाँ। आपने किस एकेडमी से पहले प्रिपरेशन किया है वो बता दीजिए। आपने क्या कोई एकेडमी चूज़ की, क्या कहीं से गाइडेंस लिया या सेल्फ किया? अकेडमी के लेवल पे मैं बताऊं आपको तो मैंने 2017 में यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी में क्लासेस चलती थी, ठीक है। तो वो मैंने ज्वाइन की थी, सिविल सर्विसेज क्लब करके है, उसकी क्लासेस थी, तो लगभग 2.5-3 महीने मैंने वो कंटिन्यू किया था। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दी थी वो क्लासेस। उसका कारण ये था कि मतलब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा था 2017 में, ठीक है। तो मुझे आगे का प्लान भी करना था। मतलब ये था कि पढ़ाई चल रही है, चूँकि मैं उतना ज़्यादा सिंसियर भी नहीं था और मैं डेडिकेटेड भी नहीं था कि मुझे पीएससी करना है। मेरा प्लान यही था कि मुझे यूपीएससी करना है, तो यूपीएससी करने दिल्ली जाना है, ठीक है। तो फिर मैंने वैसे छोड़ दिया था। और तो उसके बाद फिर ये हुआ कि दिल्ली गया, दिल्ली में मेरे कोई क्लासेस नहीं थी। फिर जब 19 का मेरा प्री हुआ, हाँ, मतलब हुआ, तब मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, कभी लगता था कि नहीं होगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं भी होगा तब भी 1 आध नंबर से ही नहीं होगा, क्योंकि पिछली 2 बार भी मेरा 1-1 नंबर से ही नहीं हुआ था। ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि होगा भी तो लाइन पे ही होगा, क्योंकि उस तरीके से प्रॉपर प्रिपरेशन करके मैंने प्री नहीं दिया था। ठीक है। बस मैं पढ़ता था, टेस्ट वेस्ट लगा लेता था और हो जाता था। ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ भोपाल एकेडमी ज्वाइन किया था। भोपाल में नया सेटअप था, सब कुछ नया था, टीचर्स भी नए नए थे, सीएम सर और ये CK शर्मा सर। ओके। तो यहाँ लगभग 1 से 1.5 महीने में रहा, और इसके बाद फिर कोविड आ गया था, तो कोविड के बाद फिर मैं घर चला गया था। फिर मैंने खुद से किया। फिर विदिशा में मेरी दीदी ने मुझे बुला लिया था कि तुम यहाँ रह के तैयारी करो। तो विदिशा में एक सुनील धाकड़ सर हैं, बहुत छोटा सा इंस्टीट्यूट चलाते थे वो उस टाइम पे। और फिर उसके बाद और छोटा होता गया, जब हम 5-6 लोग हो गए, मेंस वाले ही फिर मिल गए थे, क्योंकि उनके बच्चे अच्छे थे, मतलब ऐसे थे कि, और वो मेहनत काफ़ी करते हैं। हाँ, तो उनके प्री निकल गए थे बच्चों के सारे, तो मेरा मतलब 80 to 90% जो क्रेडिट है मेंस का पूरा, वो उनको सुनील धाकड़ सर को ही जाता है। ओके। फिर उनके साथ फिर हमने ग्रुप स्टडी किया, और तब से फिर 19 का मेंस भी उनके साथ ही दिया मैंने, वही जो 70-75 दिन की प्रिपरेशन है। 20 का मेंस भी उनके साथ ही दिया, 21 का भी दिया, 22 का भी दिया, 23 का भी, उन्होंने भी सारे मेंस दिए। डू यू फील कि किसी एस्पिरेंट के लिए जो आज तैयारी शुरू कर रहा है उसको एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए, या ये जो एक बबल था कि इंदौर आओगे तो ही पीएससी निकलेगा, वो फूटा है इस बार? मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि मतलब जब तक व्यक्ति का कुछ लगता नहीं है ना इनपुट, तब तक उसमें वो फीलिंग नहीं आ पाती है। मतलब आज इतनी सारी कोचिंग्स हैं, इतना सारा फ्री मटेरियल प्रोवाइड कर रही हैं, फिर भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उसका कारण यही है कि मतलब बच्चों का इनपुट जब तक नहीं लगता, मतलब बच्चे को कोचिंग का नाम चाहिए, जबकि कोचिंग की वैसी ज़रूरत नहीं होती है। मुझे लगता है आप मेंटरशिप ले सकते हो, ठीक है। मतलब जैसे पीएससी के फील्ड में भी कुछ टीचर्स हैं जो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनसे आप मेंटरशिप ले सकते हो या उनके साथ जुड़ भी सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। लेकिन कोचिंग से पीएससी निकल जाएगा या यूपीएससी निकल जाएगा, ये मतलब कहना पूर्ण रूप से बेमानी है। कोचिंग्स आप अगर आज देखोगे तो भोपाल में या इंदौर में हर जगह होर्डिंग पे फोटो हर कैंडिडेट की मिलेगी। उसका एक कारण है मॉक इंटरव्यू, क्योंकि मॉक एक ऐसी मतलब स्टेज है जहाँ पे टच में आ ही जाता है बंदा। हाँ, क्योंकि बंदे को होना है सिलेक्ट, तो वो ये सोचता है कि मैं ऐसा कोई भी प्रयास ना छोड़ूं कि मेरा ना हो, करेक्ट। तो वो सब जगह एसोसिएट हो जाता है। तो वो एक कमर्शियलाइजेशन पर्पस चल रहा है। बाकी मुझे लगता है कि तैयारी तो व्यक्ति खुद ही कर पाता है। कोचिंग से अगर मतलब हुआ है जिनका, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा श्रद्धा नहीं है कोचिंग से। डू यू फील कि अगर हम इस पे बात करें, जैसे कि आपका रैंक इसलिए 5, मतलब उसका भी कारण ये है कि मतलब जिनकी कोचिंग्स हैं, जो पढ़ा रहे हैं, ईमानदार शिक्षक हैं, वो तो पढ़ा रहे हैं अच्छे से, पर ज़्यादातर कोचिंग्स में वही लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने मेंस दिए हैं, फाइनल नहीं हो पा रहा है। और यदि बहुत ज़्यादा क्वालिटी आ जाती है किसी व्यक्ति में, तो फिर वो यहाँ नहीं रुकता है, वो दिल्ली चला जाता है, या खुद यूपीएससी खोल लेता है, या मतलब या तो खुद की कोचिंग खोल लेता है या वो खुद मेहनत करता है। तो इसलिए अच्छे टीचर्स की कमी है। मतलब अगर हम इसमें इस तरह से बात करें, जैसे रैंक 1 हमने अंकिता जी से बात की है, मैं आज आपका रैंक 5 है। हाँ, जितने भी टॉप रैंक होते हैं, अंडर टॉप 30, उन लोगों के पोस्टर्स हर एकेडमी पे दिखता है, एज यू सेड मॉक इंटरव्यू की वजह से शायद। पर जब वो पोस्टर दिखता है तो उसमें मॉक इंटरव्यू बहुत छोटा लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस और आपका नाम और आपका फोटो बहुत बड़ा होता है, जिसमें मॉक इंटरव्यू दिखाई नहीं देता। डू यू फील लाइक कि वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की वजह से एस्पिरेंट का नुकसान ज़्यादा हो जाता है? ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, इसके नॉर्म्स भी क्लियर होने चाहिए। हालांकि कोचिंग्स भी मतलब ये है कि एस्पिरेंट्स को उस टाइम पे मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि सहारा देती है। मतलब कोचिंग्स का ये कहना होता है कि हमने आपको एक मौका दिया, ठीक है। और पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हो तो कम से कम उस लेवल का आपको सेटअप करना चाहिए। बहुत सारी कोचिंग सिलेक्शन दिखाती हैं, लेकिन उनके मॉक इंटरव्यू का लेवल अच्छा नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दिखाना चाहते हैं तो कम से कम अपना पैनल अच्छा बैठाएं, या ऐसे लोगों को बैठाएं कि मतलब जो अच्छे क्वेश्चंस कर सकें, पर्सनैलिटी में उससे कुछ इंप्रूवमेंट हो। कोचिंग्स का पर्पज़ ये रहता है कि हमारे पास डेफ आ जाए। मतलब मेरे खुद कई फ़ोटोज़ ऐसे लगे हुए हैं कि डेफ पहुंच गया, मैं तो गया ही नहीं,
हाँ मैंने तो बहुत कम मॉक दिए हैं, क्योंकि मतलब मेरा शुरू से क्लियर था कि इंटरव्यू में कोई इशू है ही नहीं। ठीक है। कॉन्फिडेंट मेरा मतलब पहले से ये था कि मुझे कोई इशू नहीं है। तो बस ये था कि एक वो रो में आने के लिए कि नर्वसनेस जब हम फाइनल एंटर होते हैं उतनी नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैनेज करने के लिए मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे। तो मुझे लगता है कोचिंग्स को मिसलीडिंग नहीं बनाना चाहिए उस चीज़ को। और बच्चे भी जब मतलब किसी का टॉपर का नाम देख के भर्ती हो जाते हैं, आप इतना ज़्यादा मतलब यूट्यूब चला रहे हो, रील्स देख रहे हो, इंस्टा पे एक्टिव हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, तो आपको थोड़ी सी ये भी पड़ताल कर लेनी चाहिए कि वास्तव में टॉपर्स ने कहाँ से क्या किया है। और मतलब यदि मुझे ज़्यादा लोग देख पा रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई साहब मेहनत आपको ही करनी है, कोचिंग कुछ भी नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। ये सही बात है, मतलब ईमानदारी की बात बिल्कुल यही है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। बस ये कि मेंटर अगर आपका अच्छा होगा तो आप कर सकते हैं, उस एरिया में अपना बेस्ट दे सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। और MPPSC में तो ये स्थिति कि ज़्यादातर टेस्ट सीरीज और मॉक इंटरव्यू के नाम पे ही है। मतलब हाँ क्लासरूम से तो मुझे नहीं लगता, बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो कोचिंग्स को भी अपने टेम्परामेंट में बदलाव करने की ज़रूरत है। और बच्चों को भी थोड़ा सा ये है कि मार्केट के उसमें ना उलझ के अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के बच्चे मेहनत कम करते हैं। क्यों लगता है आपको सर? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ये जो है ना मतलब ये एक ऐसी चीज़ बनाई है भगवान ने कि प्रोज एंड कॉन्स इसके बराबर हैं। राइट। पर हमारे साथ समस्या ये है कि हम अपनी प्राथमिकताएं भूल जाते हैं। और बच्चों को मुझे ऐसा लगता है अभावों में भी रहना चाहिए व्यक्ति को। मतलब ज़्यादातर जो मतलब आदमी निखर के आता है वो तभी आता है कि जब उसकी सुविधाएं कम होती हैं। अब पेरेंट्स ने बच्चों को सुविधाएं दे दी हैं। मेरे साथ तो है कि मैं कोचिंग इसलिए नहीं कर पाया कि मेरे पास 1 लाख रुपए ही नहीं था भरने के लिए। बच्चे इसलिए कर रहे हैं कि उनके पेरेंट्स भर दे रहे हैं। उनको ये इस चीज़ की कदर नहीं रहती कि हमारे पेरेंट्स 1 लाख रुपए लेके कहाँ से आएँ। अगर किसी बच्चे को कह दिया जाए कि आप खुद का एडजस्टमेंट करके 1 लाख रुपए भरो और पढ़ो कोचिंग में, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ उस बच्चे का सिलेक्शन भी हो जाएगा, उस कोचिंग का भी नाम हो जाएगा। क्योंकि आदमी को जब खुद पे पड़ता है ना तब मतलब उस चीज़ की मेहनत समझ आ जाती है। और बाकी खुद से एफर्ट नहीं लगाते हैं, बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं। और मार्केट में ये भी बहुत है मतलब कि अरे इस कोचिंग का मटेरियल अच्छा है कि उस कोचिंग का मटेरियल अच्छा है। मटेरियल किसी का अच्छा नहीं होता। आप जब तक मेहनत नहीं करोगे कोई कोचिंग क्या ही कर लेगी। मतलब बच्चे ये सोचते हैं कि हमें सर ये बता दें कि ये मटेरियल अच्छा है, मतलब वो अपने आप को खुश करने का सोचते हैं, मेहनत करने का नहीं सोचते हैं। बस वो ये चाहते हैं कि हमें अच्छा लगने लगे कि हमने मतलब मैंने तो फलाने रैंक 1 से टिप्स ले लिया, अब तो मेरा डन है, मैंने तो रैंक 5 से ले लिया, मेरा डन है। आई थिंक ये मच नीडेड बात है जो होना चाहिए थी, क्योंकि ये बात कोई नहीं करता। और ये बात पता होनी चाहिए बच्चों को कि उस नहीं मेरे पास को मतलब मुझसे भी बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया कि आप ऐसा कर दो, मतलब हमारे लिए बोल दो, अपन लाइव कर लेते हैं, कोचिंग में सेशन रख लेते हैं आप, मतलब तो समझ आता है कि आपका पर्पस क्या है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आपने बताया कि मस्ट नीडेड है, आप किसी से कुछ कर लो, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे नहीं होगा। और मतलब मेहनत खासकर कि आपकी रणनीति स्ट्रेटजी बना के करोगे तभी होगा। मतलब एकदम वो जिसे कहते हैं गधा हम माली बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, मतलब मैं उनके लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं मिल पा रही है, रास्ता नहीं बन पा रहा है, 4-4 5-5 साल ऐसे हो रहे हैं कि मतलब प्री भी क्लियर नहीं हो रहा है तब भी लगे हुए हैं। मतलब आप एटलीस्ट इंटरव्यू तक अगर पहुँच रहे हैं तो आप सीरियस हैं। ठीक है, लेकिन वही बात है कि अगर आप ईमानदार नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। मतलब ऑनेस्टी वो भी अपने साथ, किसी और के साथ ज़रूरत नहीं है। मतलब सर कह रहे हैं, कोचिंग वालों ने कह दिया कि आप ये पढ़ लो, इसलिए नहीं, आपको करना है, आपको पढ़ना है, इसलिए तभी होगा। और मुझे लगता है कि मतलब जितने लोगों को मैं जानता हूँ, मैं 4-5 लोगों से परिचित हूँ जो हमारे टॉपर लिस्ट में है, सब ने अपनी मेहनत से ही पाया है। मतलब एक मेंटर जो कर सकता है वो उन्होंने उनका काम किया है बखूबी, बाकी सब ने बहुत डेडिकेशन से मेहनत की है। मतलब मेरा खुद का भी ये था कि मैं जितना कर सकता था, एफर्ट लगा सकता था, मैंने किया है अपने लेवल। नाइस। सेल्फ स्टडी के ऊपर बात करते हैं, कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे आप? अब मेरा तो ये रहता था कि मैं बहुत चिल रह के करता हूँ। मतलब मुझे फिटनेस का शौक है। हाँ, मतलब मैं आपको बताया भी कि मैं 15-20 किलो वजन कम किया है मैंने। पहले मैं बहुत मोटा था, मतलब अब मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा तो आप कहोगे कि यार ये आप ही हो क्या। तो मैं तो सुबह भी स्टेडियम जाता था, शाम को भी दौड़ लगाता। अभी मतलब मुझे शौक है, रनिंग करने का शौक है, 4-5 किलोमीटर में ऐसे ही दौड़ जाऊँगा। ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें करता रहता हूँ। मतलब मैं घूमना भी करता था, मैं एक्सरसाइज भी करता था। मतलब घूमना तो इतना ऐसा था कि PSC के लिए मैंने रोक दिया था। मतलब मुझे बहुत शौक है घूमने का। 18-19-20 स्टेट में घूम चुका हूँ। ओके। मतलब पंडिताई के टाइम से ही मुझे ये था कि जहाँ मुझे मौका मिलता था, और ये था कि संस्कृत से जुड़ने के कारण मेरे कॉन्टेक्ट्स लगभग पूरे देश में हैं। मतलब मैं तमिलनाडु भी गया हूँ, जम्मू कश्मीर भी गया हूँ, इधर गुजरात भी गया हूँ, त्रिपुरा तक भी गया हूँ यहाँ। ओके। और सारे जगह दोस्त हैं मेरे, सब कुछ है। तो लेकिन मैंने उसको स्टॉप किया, उस चीज़ को। पिछले 2-3 साल मतलब मैं कहीं नहीं गया घूमने के लिए। ठीक है। तो एक तो मैंने अपने आप को लिमिटेड किया,
और दूसरी चीज़ कंसंट्रेशन एक चीज़ होती है, मतलब मैं घंटों से पढ़ाई को नहीं मारना चाहता कि आप 15 घंटे पढ़ोगे 16 घंटे पढ़ो। मैं बहुत कम पढ़ता था, मैं सही बताऊँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितने टॉपर्स होंगे उनमें से सबसे कम मैं ही पढ़ता हूँगा। बस ये चिल मार के पढ़ता था। और मेरा यह था कि एक चीज़ को पढ़ना है, उसको मैं बहुत डूब के पढ़ता था, और उस चीज़ को मैं 2-3 बार पढ़ता था। कोई भी चीज़ है, जैसे कि हमें नोट्स बनाने हैं, ठीक है, तो जैसे हम यूएनओ विजिट कर रहे हैं, WHO की साइट विजिट कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत में भी कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसको मैं 2-3 बार पढ़ता था और उसको फिर समराइज़ करके अपने शब्दों में लिखता था, और उसकी मतलब माइंड मैपिंग करके बहुत कम से कम, जितना कम से कम हो सकता है वो कर लेता था। मैं उतना ही पढ़ता था। तो मतलब अगर एग्ज़ाम टाइम छोड़ दिया जाए तो 4-5 घंटे एक दिन में, 4-5 घंटे। हाँ। और उसके बाद एग्ज़ाम टाइम में ज़रूर जितना एफर्ट्स होता था, मतलब फिर तो आप मान के चलो कि 12 घंटे 13 घंटे भी हो जाता था, लेकिन वो मतलब एग्ज़ाम से 1-आध महीने पहले की बात है। ऐसा नहीं है कि मतलब साल भर आपको उतना पढ़ना है, और आप साल भर 3-4 घंटे लेके चलते हैं तो बढ़िया आराम से सिलेबस कवर हो जाता है। पर वो ये कंसंट्रेशन होना चाहिए, और ये जो है यंत्र, इसका डिस्ट्रैक्शन जितना कम हो उतना अच्छा है। अगर हम इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करें तो आपकी जितने भी एस्पिरेंट इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए फाइनल गो टू एडवाइस क्या होगी कि भाई ये कर लो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए? सबसे पहले तो मतलब फाइनल एडवाइस में अगर अपन कंक्लूड करेंगे तो वैसे तो बहुत मुश्किल सी चीज़ है ये, क्योंकि सबका अपना अपना अलग वो टेम्परामेंट होता है तैयारी करने का। पर मेरा यही कहना है कि अगर आप करना चाहते हैं सीरियसली, तो सबसे पहले अपने दिल से पूछिए कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है। ठीक है। अगर आपके घर वाले डाल रहे हैं, आपकी श्रद्धा नहीं है, इच्छा नहीं है, तो बिल्कुल मत कीजिए। आपकी जिसमें श्रद्धा या इच्छा हो वो कीजिए। या और भी करियर के बहुत ऑप्शन है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है कि ये बहुत धैर्य बहुत मांगती है ये परीक्षा। अगर अब आप ये सोच लीजिए 2021 का इंटरव्यू 24 में हो रहा है और 24 में रिजल्ट आ रहा है, तो ऑलरेडी 3 साल पीछे हैं। और 3 साल किसी के करियर बनाने का बहुत बड़ा टाइम होता है। राइट। मतलब अगर हमें 3 साल पहले ज्वाइनिंग मिलती या 3 साल पहले सर्विस में लग जाते तो हम कितना पैसा कमा लेते आज तक। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें खुद से पूछना चाहिए आप खुद में ईमानदार हैं कि नहीं। जैसे मतलब मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे मेंस का सिलेबस भी नहीं पता था, पर मुझे ये पता था कि मुझे ये करना है और मेरा होगा। ये चीज़ मुझे डे 1 से पता थी, क्लियर थी। तो जो एस्पिरेंट्स हैं, मुझे लगता है कि उनको अपने मन से पहले ये पूछना चाहिए कि उन्हें खुद करना है या वो किसी प्रेशर में ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। जब वो खुद उन्हें लगने लगे कि हाँ मुझे ही करना है, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जो ईमानदार रहता है उसको पता रहता है कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो आप अगर खुद में कॉन्फिडेंट है तो शुरू करें, उसके बाद फिर आप जाएं सबसे पहले सिलेबस पे। जो गलती मैंने की थी वो आप मत कीजिए। मुझे 3 लगे, हो सकता है आप अगर उस गलती को नहीं करेंगे तो 2 या 1 अटेम्प्ट में ही हो जाएगा आपका। ठीक है। तो उसके बाद आप जाएँ सिलेबस पे, और सिलेबस में भी मैं कहूँगा अगर आप शुरू कर रहे हैं तो मेंस के सिलेबस पे जाएँ। ठीक है। और न्यूज़पेपर जीवन का बहुत अहम हिस्सा होना चाहिए। मतलब मैं न्यूज़पेपर जब नहीं पढ़ पाता था तो शॉर्ट्स में, मतलब न्यूज़ में रोज़ देखता हूँ। आज भी मैं रात को सोने से पहले इन शॉर्ट्स देख के ही सोता हूँ। 100-150 शॉर्ट्स मतलब मैं रोज़ पढ़ के ही सोता हूँ। मतलब देश दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए। उससे मतलब ऐसा रहता है कि जब एनालिटिकल क्वेश्चन आता है, मतलब मैं उदाहरण देता था क्वेश्चन में, समझ रहा हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन आया है कि आप एक क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, 2021 के मेंस में ही आया था कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है या अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है। तो मैंने उसमें आंसर लिखा, 4 मतलब एग्जाम्पल डाल दिए जो पॉलिटिशियन है जिनको केस लगे हुए हैं जिन पे। तो अपन ये कह सकते हैं कि मतलब दोनों को मिसमैच कर रहे हो आप, एक तो या उनको उस तरीके से नहीं देखना चाहिए, या हमारा क्या टेक होगा। तो वो मतलब थॉट प्रोसेस बनता है। तो न्यूज़पेपर होना चाहिए आपका, मतलब सिलेबस होना चाहिए। वो सिलेबस आप कंप्लीट कर लें, सबसे अच्छी चीज़। 2-3 बार कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। उसके बाद आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको प्री में भी समस्या, मतलब मेंस अगर करके जाते हैं ना, हाँ। तो प्री में समस्या नहीं हो। फिर एक बार आपका हो जाता है तो वो बूस्ट मिलता है। मतलब मेरा जब 70-72 नंबर आया पहली बार 2019 में, हाँ, उसके बाद फिर जब मैंने 20 का मेंस मतलब प्री दिया तो अब ऑटोमेटिक नंबर बढ़े, 78-79 तक पहुंच गया। 20 के बाद 21 का दिया, 80 के पार पहुंच गया मैं प्री में। और 22 में 84, 23 में 86-87 तक पहुंच गया मैं। ओके। तो मतलब 100 में से मैं स्कोर बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस का। तो आप अगर मेंस कर लेते हो उतने अच्छे, क्योंकि वो चीज़ें रिपीट होती जाती हैं, दिमाग में सेट होती जाती हैं, तो आपका मतलब प्री तो यही कि निकालना है अपने को बस। तो प्री का स्कोर बढ़ता जरूर गया, पर सिलेक्शन हर बार होता है। ठीक। और सेम मेंस में समस्या नहीं आती है। और टेस्ट लिखिए भाई आप लोग हर आदमी का केस अलग अलग होता है। राइट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच प्रियांक भाई आपका इंडियन एस्पिरेंट शो में आने के लिए। आपका एक्सपीरियंस इंडियन एस्पिरेंट शो पे कैसा है? बहुत अच्छा रहा है। मतलब मैं सोच रहा था कि कुछ फ्रेगमेंटेड, मतलब पहले से सेटअप सा होगा, क्वेश्चंस वगैरह अपन ले लेंगे पहले से, लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि पूरा रॉ रहा, चीज़ें जहाँ जैसे जा रही हैं, जिस वे में जा रही हैं उस वे में जाने दिया।
क्वेश्चंस भी बढ़िया रहा है, मुझे लगता है कि ऑल ओवर चीज़ें भी कवर हो गई हैं। मतलब मेरी जर्नी अगर कोई जानना चाहे तो वो भी, तैयारी के पर्पज़ से भी अगर कोई देखना चाहे तो वो भी, और जो क्वेश्चन थे ऑलरेडी आपने कवर कर दिया है। वैसे ही बड़े बड़े लोग आ गए हैं। और एक चीज़ मतलब आपको शायद अजीब लगेगा, मैं बताना चाहूँगा, मतलब मैं सोशल मीडिया से इतना कर गया था, आपके बारे में मुझे पता था, पर मैंने आपका भी एक शो भी नहीं देखा है मैंने किसी एस्पिरेंट्स के साथ। तो ये मेरे लिए चीज़ थोड़ी अजीब थी, लेकिन अच्छा लगा, मज़ा आया और अच्छा लगा, कुल मिला के बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच। ठीक है, Thank you so much audience for watching this podcast till the very end. So this was Priyank Mishra भाई, MPPSC 2021 रैंक 5. I hope इस podcast से बहुत कुछ आपने सीखा होगा। आपको जो भी बातें इस पॉडकास्ट के बारे में अच्छी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और क्या आप चाहते हैं जो आने वाले पॉडकास्ट में हम पूछें। एंड अगर मौका मिला है तो आई वुड लव टू हैव मोर कन्वर्सेशन विद प्रियांक भाई टू। बिल्कुल। मेरी जीवन में अभी तक कुछ भी मेरे प्लान के मुताबिक नहीं हुआ है, तो आगे भी मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला होगा कि हमें ज़रूर मौका मिलेगा। Sure, will do. Thank you so much once again for watching this podcast till the very end. Make sure you subscribe to the channel and share this podcast with all of your friends.